हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जीई का सब्जेक्ट है। सेमेस्टर 2 में भी होता है, सेमेस्टर 5 में भी होता है, ठीक है। और भी सेमेस्टर में होता होगा। तो ये वन शॉट वीडियो है और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आप यहाँ से पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होने के बाद डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो एकलव्य स्नातक 1 को ज्वाइन कर लो। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से आप मुझे वहाँ सर्च कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन पेपर हैं जो यूट्यूब पे अपलोडेड है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर करा दिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है संविधान की विशेषताओं के ऊपर आता है। तो भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, आपको पता है हमारा संविधान जो है वो लिखित संविधान है और विस्तृत संविधान है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का है और लिखित संविधान है। इसमें बहुत सारे अनुच्छेद और बहुत सारी अनुसूचियां, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। सेकंड पॉइंट है संघात्मक व्यवस्था, यानी हमारे संविधान में फेडरल सिस्टम है, यानी शक्तियों का विभाजन है। कहने का मतलब है जैसे हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार है, उसको कुछ शक्तियां मिली हुई है। राज्य की सरकार जो होती है, प्रांत की सरकार, उसको कुछ शक्तियां मिली हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो स्थानीय शासन होता है उसको भी कुछ शक्तियां मिली हुई है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे शक्तियों का जो है विभाजन है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, संघात्मक व्यवस्था इसको कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। आपको पता है जब आप भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हो तो वहां पे बताया गया है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ पे कोई भी किसी भी मतलब हमारे राज्य का यानी सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, धर्मनिरपेक्षता है। समाजवादी विचारधारा को भी माना गया है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारे संविधान की विशेषता। फिर संविधान की सर्वोच्चता और विधि का शासन, यानी हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर संविधान को माना जाता है। और विधि का शासन का मतलब है कानून का शासन, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून के आधार पे हमारे यहाँ पे शासन होता है। और जो सरकार के सभी अंग है, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सभी संविधान के अधीन है। कोई भी संविधान से ऊपर नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है मौलिक अधिकार। आपको पता है हमारा संविधान जो है उसके भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी हमारे देश की जो जनता है उनको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। और इसकी गारंटी हमें हमारा संविधान देता है। अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो बात करते हैं कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमको। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये सारे अधिकार हैं। पहले कितने मौलिक अधिकार होते थे? 7 होते थे, ठीक है। लेकिन अब कितने हैं? 6 हैं। एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अब इसको बना दिया गया है एक सामान्य कानूनी अधिकार। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप पेपर में लिख सकते हो। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएससी। आपको पता है हमारे जो संविधान निर्माता थे यानी संविधान को जो बनाने वाले थे वो बहुत ही दूरदर्शी थे। उन्होंने जिस समय हमारा संविधान का निर्माण किया उन्होंने भविष्य के बारे में सोचकर इसका निर्माण किया था, ठीक है। यानी कि हमारे संविधान के भाग 4 में उन्होंने नीति निर्देशक तत्व डाल दिए थे, यानी राज्य को यानी सरकार को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ये मार्गदर्शित करता है। अब राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, ठीक है। यानी सरकार सरकार जो होगी वो कैसी होगी? कल्याणकारी राज्य होगी। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है ऐसी सरकार जो जनता की भलाई के लिए काम करेगी, ठीक है। तो डीपीएससी में कुछ ऐसे ही बातें दी गई है जो सरकार जनता के लिए करेगी, यानी जनता की भलाई के लिए काम करेगी। इसके लिए सरकार को बाध्य नहीं किया गया है लेकिन, ठीक है, ये भी याद रखना है। सेवंथ है मौलिक कर्तव्य। अब देखो, हर कोई कहता है भाई हमें अधिकार मिलने चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। हर किसी को मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने दे भी दिए हैं। लेकिन कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य भी बनते हैं, यानी हमारी भी कुछ ड्यूटीज बनती है, ठीक है, अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति। तो इसके बारे में आपको आर्टिकल 51A में बताया गया है कि मौलिक कर्तव्य जो है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या है? हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं, जैसे कि हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, अपने राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, हमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें अपने, ठीक है, अपने देश के लिए हमेशा कर्मठ रहना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको मौलिक कर्तव्य में देखने को मिलती है। आठवां है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। आपको पता है हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है।
और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या और न्यायिक पुनरावलोकन का भी अधिकार है। यानी मान लो अगर सरकार कभी कोई कानून बना देती है और न्यायपालिका को लगता है कि भाई इसमें कुछ कमी है, कोई गलती है, तो उसका पुनरावलोकन कर सकती है हमारी न्यायपालिका, हमारी कोर्ट, ठीक है। तो ये सब अधिकार जो है हमारी न्यायपालिका को मिला हुआ है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव। यानी भारतीय जो राज्य है, हमारी जो सरकार है, उसका कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है, कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है, ठीक है। सभी धर्मों को यहाँ पे समान माना जाएगा और सभी का सम्मान किया जाएगा। सभी को स्वतंत्रता प्रदान की गई है हमारे संविधान के द्वारा। और सभी धर्मों को यहाँ पे अपने मतलब सभी लोगों को अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है संशोधन की व्यवस्था। तो आपको पता है हमारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, यानी आर्टिकल 368 के तहत हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई नया कानून बनाना हो, कोई किसी पुराने कानून में कोई संशोधन करना हो, तो वो सब कुछ पॉसिबल है। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखो एक बार। यहाँ पे पूछा गया है मौलिक कर्तव्यों की प्रासंगिकता बताओ। फिर यहाँ पे बताया गया कि मौलिक कर्तव्य जो हैं इसके बारे में विस्तार से बताना है आपको। फिर यहाँ पे भी देखोगे आप, ये जो लास्ट में ये जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो टिप्पणी वाला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे भी मौलिक कर्तव्य पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आप यहाँ पे समझ जाओगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। यानी कि ये ज़्यादातर पेपर में आता है। तो चलिए मौलिक कर्तव्य को समझते हैं। तो हमारा जो संविधान है, ठीक है, उसमें नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में भारतीय नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं। और ये पहले हमारे संविधान में नहीं था, ये याद रखना है, ठीक है। ये बाद में जोड़ा गया, यानी जब संविधान में 42वां संशोधन हुआ था, ठीक है, 1976 में, तब ये मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे। पहले ये 10 थे, बाद में एक और जोड़ दिया गया था। कब? 2002 में एक कर्तव्य जो है बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अवेलेबल कराएगी सरकार, और उनके माता पिता को की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है जो जोड़ा गया था। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, मौलिक कर्तव्यों के विवरण देखते हैं। तो संविधान, सबसे पहला मौलिक कर्तव्य देखते हैं, संविधान और उसके आदर्श और उसकी संस्थाओं का हमें सम्मान करना होगा, ठीक है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान का सम्मान करना है, हमारे जो तिरंगा है तिरंगे का सम्मान करना है, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन। यानी नागरिकों को जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो उच्च आदर्श हैं, आपको पता है हमें जो स्वतंत्रता मिली है बहुत मुश्किल से मिली है, त्याग बलिदान, ठीक है। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बलिदान दिया है, तब जाके हमें स्वतंत्रता मिली है। तो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना है, अपने जो आज़ादी के जो आदर्श हैं, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के जो आदर्श हैं, उनका हमें सम्मान करना है। और देश प्रेम, यानी अपने देश से प्रेम रखना है, ठीक है। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। यानी हमारा कर्तव्य है कि राष्ट्र की एकता के लिए और राष्ट्र की अखंडता के लिए हमें हमेशा से प्रेरित रहना है, ठीक है। हमेशा हमको ध्यान देना है कि हमारे देश की एकता में कहीं भी कोई कमी ना आए। नेक्स्ट है देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा। यानी हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे, राष्ट्रीय सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे, ठीक है। देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दे, ये हमारा मौलिक कर्तव्य हमें बताता है। फिर सामाजिक सद्भाव और भाईचारे की भावना। यानी सभी नागरिकों में भाईचारे और सौहार्द और समानता की भावना को विकसित करना है, ठीक है। सभी में भाईचारा बना रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, महिलाओं का सम्मान करना है। और ऐसी प्रथा जिससे कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान होता हो या फिर नागरिकों के बीच में कोई गलत भावना आती हो, तो ऐसी चीज़ों, ऐसी प्रथाओं को हमको त्यागना है। नेक्स्ट है समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। यानी भारत की विविध और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण करना नागरिकों का कर्तव्य है। हमें जो हमारा कल्चर मिला है, ठीक है, विरासत में, हमें उसको बचा के रखना है। फिर पर्यावरण का संरक्षण, आप देखते हो पेड़ों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है, वन्य जीव जो हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। तो हमको अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है, ठीक है, ताकि हमारे जंगल बचे रहें, हमारी नदियाँ साफ रहें, हमारी झीलें बची रहें, हमारे वन्य जीव बचे रहें, ठीक है। तो पर्यावरण का संरक्षण भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, हमें तथ्यों पर ध्यान देना है, हमें लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है नाइन्थ मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। जो सार्वजनिक संपत्ति होती है हमारे, चाहे पार्क हो जाए, ठीक है, हमारे बस स्टैंड हो गए या
स्कूल की बिल्डिंग हो गई, ठीक है, जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति, हमें उसको नुकसान होने से बचाना है, सड़कों को नुकसान नहीं पहुंचाना। आपने देखा ना कई बार दंगे वगैरह हो जाते हैं तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाने लगता है, सरकारी बसों को तोड़ने लग जाते हैं, ठीक है, रोड को तोड़ने लग जाते हैं, तो ये सब नहीं होना। फिर उत्कृष्टता की ओर प्रयास, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के सभी क्षेत्रों में हमको उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना है, ताकि हम क्या कर सकें, प्रगति कर सकें, राष्ट्र हमारा प्रगति कर सके। फिर लास्ट हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो बताता है हमको कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध करानी है, ठीक है। जो हमारी सरकारें हैं वो इन बच्चों को मुफ्त शिक्षा सरकारी स्कूलों में प्रोवाइड कराती है, तो माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों का एडमिशन स्कूलों में करवाएं और उनको शिक्षा दिलवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो है वो कैसे एक दूसरे से अलग है। तो हमने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब पेपर में ये भी आता है कि ये अलग कैसे हैं। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर क्या है। तो देखिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों का विशेष महत्व है। इनके स्वरूप में, इनके उद्देश्य में, इनकी प्रकृति में अंतर है। कई बार मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तो अधिकार है जो संविधान हमको दे रहा है, और दूसरा कर्तव्य है जो हमको संविधान के प्रति रखना है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। तो अब इनके अर्थ, इनके उद्देश्य में अंतर देखते हैं। तो मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा के लिए दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि मौलिक अधिकार हमको मिले हैं, कौन देता है, हमारा संविधान देता है, ताकि हम अपना विकास कर सकें, ठीक है, अपनी स्वतंत्रता, समानता की रक्षा कर सकें। इसके अपोजिट मौलिक कर्तव्य जो है नागरिकों पे डाले गए हैं, कि नागरिकों का को एक जिम्मेदारी के रूप में दिए गए हैं, ताकि वो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाए, अनुशासन में रहे, देश को नुकसान ना होने दे। दूसरा पॉइंट है संवैधानिक स्थान, यानी मौलिक अधिकार का जो पार्ट 3 है, इसमें आर्टिकल 12 से 35 में आपको मौलिक जो अधिकार है उसका वर्णन मिलता है। जबकि मौलिक कर्तव्य जो है ये भाग 4 में 51A जो आर्टिकल है उसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर कानूनी प्रवृत्ति है, परिवर्तनीयता। तो मौलिक अधिकार जो है कानूनी रूप से परिवर्तनीय है, यानी मान लो अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप चले जाओगे कहाँ पे, हाई कोर्ट में चले जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे, कोर्ट आपकी मदद करेगा। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है ये न्यायालय के द्वारा डायरेक्ट परिवर्तनीय नहीं है, ये नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अब देखो, हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, आप सभी जानते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर सम्मान नहीं कर रहा है तो ये गलत होगा, ठीक है। तो ये खुद की जिम्मेदारी के रूप में इसको बताया गया है। फिर इसकी प्रकृति की बात करते हैं। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो सकारात्मक प्रकृति के हैं, क्योंकि ये राज्य पर नागरिकों को अधिकार देने की जिम्मेदारी डालते हैं, कि सरकार का कर्तव्य है कि वो लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करे, ठीक है। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो होते हैं ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है तो कुछ काम से बचने की भी अपेक्षा की जाती है, ठीक है। यानी कि हमको अपने देश का सम्मान करना है, अपने राष्ट्र का सम्मान करना है, तो दूसरी तरफ हमें अपने देश को उजड़ने से बचाना है, हमको पर्यावरण को नष्ट होने से बचाना है, ठीक है। तो कुछ करने के लिए प्रेरित करती है तो कुछ चीज़ों को रोकने के लिए भी प्रेरित करती है। फिर किसके लिए लागू है, तो मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों, ठीक है, जो हमारे देश के नागरिक होते हैं उनके लिए लागू है। और कुछ तो कुछ जो अधिकार हैं वो विदेशी नागरिकों को भी मिले हुए हैं। जबकि मौलिक कर्तव्य जो है वो केवल भारतीय नागरिकों पे ही लागू होते हैं। फिर दायित्व बनाम सुविधा, यानी जिम्मेदारी वर्सेस सुविधा। तो मौलिक अधिकार नागरिकों को सुविधा और संरक्षण देते हैं, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य हैं वो नागरिकों पर उत्तरदायित्व यानी अनुशासन, ठीक है, अनुशासन का बोध कराते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र में भूमिका। मौलिक अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है लोकतंत्र को कहीं ना कहीं संतुलित या फिर प्रभावी बनाते हैं। एंड में आपको निष्कर्ष बताना है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। केवल अधिकारों पर बल देने से समाज में स्वेच्छाचार बढ़ सकता है, ठीक है। ऐसे में हमको मौलिक कर्तव्यों पर भी फोकस करना है, कर्तव्यों का पालन भी करवाना है, लोगों के अंदर ऐसे गुण विकसित करने हैं ताकि वो अपने कर्तव्यों पे ध्यान दे सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में रेखांकित जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है, संकल्पना है, उसके बारे में बताना है। तो आपको पता है हमारे संविधान की प्रस्तावना में देश की जो मूल विचारधारा, उद्देश्य है उसके बारे में वर्णन मिलता है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र देश घोषित किया गया है हमारी प्रस्तावना में। आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे सामाजिक न्याय की। तो सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में, हमारा संविधान समाज में सभी व्यक्तियों को समान सम्मान और समान अवसर देने की बात करता है। इसका उद्देश्य है किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, वर्ग या जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो पाए, ठीक है।
संविधान समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, महिला या पिछड़े वर्ग हैं, उनको संरक्षण देने के लिए आरक्षण का भी प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये सामाजिक न्याय की बात है। फिर आर्थिक न्याय की बात है, सेकंड पॉइंट है हमारा। यानी आर्थिक न्याय का मतलब है संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, सबको संसाधन मिल सके। ठीक है, असमानता समाज में कम हो सके। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को उसकी आजीविका के साधन, उसके लिए उचित मजदूरी और सम्मानजनक जीवन प्राप्त हो सके। ठीक है, किसी के साथ शोषण ना हो, किसी के साथ मतलब गलत व्यवहार ना हो। तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो हमारा संविधान सभी नागरिकों को, ठीक है, शासन में भागीदारी का अधिकार देता है। हर व्यक्ति हमारे यहाँ पे जो वयस्क हो गया है, जो 18 साल का हो गया है, उसको वोट देने का अधिकार है। बिना किसी भेदभाव के चुनाव में वो भाग ले सकता है, अपनी सरकार को चुन सकता है। अगर कोई चाहे कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो वो चुनाव भी लड़ सकता है, अपनी राजनीतिक पार्टी भी बना सकता है। ठीक है, हमारा संविधान इसकी भी इजाजत देता है। नेक्स्ट है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको बता देना है कि संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा जो है, ठीक है, वो दी गई है। इसमें सामाजिक न्याय सभी को, राजनीतिक न्याय सभी को, आर्थिक न्याय की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका, शक्ति और प्रकार्य, उनकी मतलब के मेन बात जो है, राष्ट्रपति जो है हमारे यहाँ पे, प्रेसिडेंट जो होते हैं, उनकी शक्तियां बतानी है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो भारत के राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का संवैधानिक प्रमुख तथा राष्ट्र का प्रमुख नागरिक होते हैं। तो संविधान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के नाम पे ही प्रयोग की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से ही सारे काम होते हैं। और वास्तविक शक्ति जो होती है वो मंत्रिपरिषद और प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो ये आपको दोनों का अंतर समझना है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की भूमिका। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो राष्ट्र की एकता के लिए, अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा का प्रतीक होते हैं। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के संरक्षक माने जाते हैं और संकट के समय में संविधान के अनुसार मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। तो राष्ट्रपति शासन की निरंतरता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति को कई अधिकार भी मिले हुए हैं, ठीक है, हमारे संविधान के द्वारा। राष्ट्रपति जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं, उनकी कार्यपालिका की शक्तियां, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो या प्रधानमंत्री की सलाह पे जो कैबिनेट बनाई जाती है उसकी नियुक्ति, ये सब कौन करता है? ठीक है, या फिर मान लो किसी को पद से हटाना हो तो ये राष्ट्रपति करता है। फिर राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश वगैरह की नियुक्ति होती है, या जो हमारे भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, महालेखा परीक्षक होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। फिर इनकी विधायी शक्तियां देखते हैं। संसद का मान लो कोई सत्र बुलाना हुआ तो प्रेसिडेंट बुलाएंगे, या कोई सत्र स्थगित करना है, लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं ये। ठीक है, संसद के द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं वो इनके पास आते हैं सिग्नेचर होने के लिए, तभी कानून बनता है। ठीक है, तो ये उसको स्वीकृति देना हो या उसको वापस से पुनर्विचार के लिए लौटाना हो तो ये भी शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। संसद सत्र सत्र के बीच में अध्यादेश जारी करने की पावर भी इनके पास होती है, दोनों सदनों को संबोधित भी करते हैं। फिर इसके बाद है वित्तीय शक्तियां। धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक बजट जो होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही प्रस्तुत किया जाता है। कोई आकस्मिक निधि जो हो उसकी व्यय की स्वीकृति भी इनसे लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियां। तो अपराधियों को क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, मान लो किसी को कोई सजा हो गई है तो राष्ट्रपति उसकी उसके दंड को कम भी कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं, स्थगन भी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना और परामर्श, ये इनकी परामर्शात्मक न्यायिक शक्ति का एक रूप है। इनकी सैन्य शक्तियां भी होती हैं, यानी राष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारी सेना जो होते हैं उसके सर्वोच्च सेनापति माने जाते हैं। युद्ध और शांति की घोषणा करने के लिए करने की शक्ति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पे प्रेसिडेंट के पास ही होती है। ठीक है, सलाह किसकी लेनी है? मंत्री परिषद की लेनी है। फिर इनके पास इमरजेंसी वाली शक्तियां भी होती है, यानी देश में आपातकाल जो लगाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। हालांकि उसमें भी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी चाहिए होती है। ठीक है, वही इनको कहते हैं। तो आर्टिकल 352 हो या 356 हो या 360 हो, ठीक है, ये भी इस्तेमाल करते हैं जो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। तो ये तो था हमारा एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये बहुत बार आपके पेपर में आया हुआ है, मैंने 2-3 क्वेश्चन पेपर में देखा है, ये हर बार मुझको ज्यादातर दिखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 73वां और 74वां। देखो, ये 73वां जो है ये गांव यानी ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, और 74वां संशोधन जो था ये नगर यानी नगर पालिका, नगर निगम से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 में पंचायती राज व्यवस्था के तहत पारित हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य था कि गांव के जो क्षेत्र हैं वहां पे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ाना, गांव में पंचायत जो है उसको संवैधानिक दर्जा देना, पंचायतों का विकास करना, और जो स्थानीय शासन है उसको मजबूत करना, ये सब इसका उद्देश्य था। इसके प्रमुख प्रावधान क्या है? अभी मैं बात कर रहा हूँ 73वें संशोधन के। ठीक है,
तो देखो इसमें कहा गया था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। और 3 स्तर की हमारे यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था बनाई जाएगी। पहले नंबर पे आता है गांव की पंचायत, दूसरे नंबर पे आता है इसको पंचायत समिति या फिर ब्लॉक स्तर कहा जाता है, या इसको मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है जिला परिषद, जिसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी 3 स्तर की पंचायती व्यवस्था होगी। आपने क्लास 11th में भी इसको पढ़ा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राम सभा की स्थापना। तो गांव के स्तर पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था, फिर निर्वाचन प्रावधान, यानी कि हर 5 साल में चुनाव कराने पड़ते हैं इसके लिए। आरक्षण व्यवस्था, यानी जो अनुसूचित जाति SC या ST हैं या महिलाएं, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी है इसमें। राज्य वित्त आयोग, यानी पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए इसका गठन भी किया जाता है। अभी मैं गाँव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करता हूँ 74वां संविधान संशोधन जो है ये नगर के लिए, यानी कि शहर के लिए, ठीक है। तो इसको देखिए, नगरों में क्या होती है, नगर पालिका व्यवस्था होती है, यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो स्थानीय शासन है उसको मजबूत करने के लिए ये लाया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखोगे इसमें नगर पंचायतें होती है, नगर पालिका की परिषदें होती है, नगर निगम होते हैं, ठीक है। इसमें वार्ड समितियां होती है जिसमें जो जनता होती है वो भाग लेती है। इसके चुनाव जो होते हैं 5 साल में कराए जाते हैं। यहाँ पे भी SC ST जो महिला वगैरह हैं इनको आरक्षण दिया जाता है, और शहरी निकायों के लिए काम करते हैं। तो ये काम क्या करते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये काम क्या करते हैं। तो देखो, ये जो चाहे ग्राम पंचायत का काम हो या नगर का काम हो, ये छोटे लेवल के काम करते हैं। जैसे मान लो पेयजल की व्यवस्था करवाना, साफ सफाई करवाना, ठीक है। छोटी मोटी जो पुलिया या छोटी मोटी जो सड़क होती है उसको उसका निर्माण करवाना, ठीक है। जैसे मान लो प्राथमिक शिक्षा जो होती है उसको प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये छोटे मोटे काम जो होते हैं ये नगर पालिका शहरों में और ग्राम पंचायतें गाँव में करती हैं। तो इसको स्थानीय शासन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अपना ये वीडियो खत्म हो जाता है। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं कुछ, लेकिन मेन क्वेश्चन लिए हैं, इसको देख के जाना है, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।